इंडियन सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस बात को समझने की कोशिश करें बच्चों कि देखिए इंडिया में जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं, सुनिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं और जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, याद है आपको कल बताया था, जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं और जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, दूर संचार उपग्रहों में कल क्या आपको बताया था, आपको मैंने बताया था कि इनसेट सीरीज के बहुत सारे उपग्रह दूर संचार उपग्रहों में भारत में आते हैं, जीसैट सीरीज के बहुत सारे उपग्रह हमारी इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो है वो आजकल सीएमएस सीरीज के बहुत सारे उपग्रह आते हैं, ठीक है। मौसमी उपग्रहों में कल्पना, ठीक है, कल्पना नाम के उपग्रह आते हैं। तो भारत में बच्चों दूर संचार जितने भी उपग्रह हैं और जितने मौसमी उपग्रह हैं, इनको मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है, एक प्रणाली बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों इनसेट। क्या नाम रखा गया है? इनसेट। अच्छे से पहले समझ लो, बाकी मैं आप लोगों को नोट करा दूंगा, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया है? इनसेट। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। क्या कहा गया बच्चों इसको? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत या इनसेट के अंतर्गत कौन कौन से उपग्रह आते हैं, तो आप बताएंगे जितने भी भारत के दूरसंचार उपग्रह हैं, जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, ये सब इनसेट सिस्टम के अंदर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रणाली है ये संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम का मतलब ये हो जाता है कि कौन इस प्रणाली का, इनसेट प्रणाली का कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन से विभाग हैं भारत सरकार के जो इन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इन प्रणालियों यानी कि इन पूरे सैटेलाइट सिस्टम को, इन पूरे सैटेलाइट सिस्टम की जो भी सेवाएं होती हैं, कौन से विभाग भारत सरकार हैं जो इनका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों 5 विभाग हैं, ठीक है, 5 विभाग हैं जो इन प्रणालियों से की सेवाएं लेते हैं और ये पांचों विभाग इन प्रणालियों की सेवाएं लेकर, यानी कि ये जो जितने भी हमारे सैटेलाइट भेजे गए हैं उन सैटेलाइटों का जो भी डेटा होता है या जो भी जो सेवाएं होती हैं उनको लेकर और हम पब्लिक तक, यानी कि हमारे ये जो जन लोग हैं, हम तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो 5 विभाग हैं जो कि इनकी सेवाएं लेकर हम तक पहुंचाते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का अंतरिक्ष विभाग। दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा पहले एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं नोट कराऊंगा, ठीक है, अभी नोट मत करिएगा, पहले समझ लीजिए। तो 5 विभाग हैं जो इनकी सेवाएं लेते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत का अंतरिक्ष विभाग। दूसरा है बच्चों, दूसरा है हमारा जो है वो भारत का जो दूर संचार विभाग है, ठीक है, दूर संचार विभाग, भारत सरकार का जो दूर संचार विभाग है वो इस पर काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत के दूर संचार विभाग के बाद भारत का मौसम विभाग इस पर काम कर रहा है, ठीक, मतलब ये इसकी सेवाएं लेता है। इसके अलावा दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन आप जानते ही हैं, ठीक है, दूरदर्शन। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जिसे हम लोग जिसको एआईआर के नाम से जानते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी। तो ये जो 5 विभाग हैं भारत सरकार के, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, वो सब जो है वो इनसेट सिस्टम के उपग्रहों की सेवाएं लेते हैं और फिर वो हमें क्या करते हैं, इन उपग्रहों से संबंधित सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। चाहे वो अगर दूरसंचार विभाग की बात की जाए तो जो हमें मोबाइल कम्युनिकेशन मिल रहा है, जो इस वक्त हम लोग मोबाइल पे से बात कर पा रहे हैं, वो इस विभाग के द्वारा हमें सेवाएं दी जाती हैं। मौसम की जो जानकारी मिलती है मौसम विभाग के द्वारा मिलती है। दूरदर्शन जो है हमें एंटरटेनमेंट करवाता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट करवाता है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स दिखाता है। ऑल इंडिया रेडियो में इसकी मदद से हम एफएम वगैरह जो भी है वो सारी चीजें सुन पाते हैं, जो आकाशवाणी पर आप गाने सुन पाते हैं, वो सब इसकी वजह से पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? फिर से मैं बता दे रहा हूं, भारत के जितने भी दूरसंचार उपग्रह हैं, भारत के जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, ये उपग्रहों की एक प्रणाली, एक ज्वाइंट नेटवर्क है जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कहते हैं। इस उपग्रह प्रणाली को 5 विभाग निर्देशित करते हैं, यानी कि सेवाएं लेकर हमें प्रदान करते हैं, जिसमें से भारत का अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखिएगा कि इस सीरीज में जो सबसे पहला सैटेलाइट यानी इनसेट सिस्टम के अंतर्गत जो पहला सैटेलाइट भारत के द्वारा भेजा गया था उसका नाम था इनसेट 1B। क्या नाम रखा था? इनसेट 1B। इसको 1983 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो इनसेट 1B पहला भारत का सैटेलाइट था जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत भेजा गया था और 1983 में से लॉन्च किया गया था। उसके बाद बहुत सारे उपग्रह भेजे जाने लगे, ठीक है, दूरसंचार उपग्रह, बहुत सारे मौसमी उपग्रह इसके भेजे जाने लगे। और अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, लेटेस्ट बात करें, तो अभी नवंबर 18 को जीसैट 20 नाम का उपग्रह नवंबर 18 2024, इसी अभी 15 दिन पहले मान लीजिए, 15 दिन पहले भारत ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत जीसैट 20 लॉन्च किया नवंबर 18 2024 को। तो पहला उपग्रह जो इस सीरीज में लॉन्च किया गया था वो क्या था? इनसेट 1B। और फिर अभी लेटेस्ट जो है वो जो उपग्रह लॉन्च किया गया वो जीसैट 20 नवंबर 18 2024 को लॉन्च किया गया। तो देखिए बिल्कुल मैं करंट अफेयर के साथ, बिल्कुल आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर के साथ मैं सारी की सारी चीजें यहां पर आपको अपडेट कर रहा हूं। तो जीसैट 20 लेटेस्ट उपग्रह है जो कि इस सीरीज में, इस प्रणाली के अंतर्गत भेजा गया। तो ये प्रणाली करती क्या है? भारत में किसी भी तरीके के दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। ये प्रणाली करती क्या है? हमारे देश में जो है मौसम की जानकारी हमें देती है। ये प्रणाली करती क्या है? हमें इंटरटेनमेंट यानी कि हमारा जो है वो मनोरंजन करती है। इसके अलावा जो है ये सारे काम जो हो पाते हैं वो किस प्रणाली के अंतर्गत हो पाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत हो पाते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आपका ये, वैसे यही सब चीजें नोट करनी है लेकिन जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, लिखिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रशांत क्षेत्र का सबसे उन्नत उपग्रह प्रणाली है, सबसे उन्नत उपग्रह प्रणाली है।
सबसे उन्नत उपग्रह प्रणाली है, जिसके अंतर्गत भारत के सभी दूरसंचार उपग्रह जिसके अंतर्गत भारत के सभी दूरसंचार उपग्रह जिसके अंतर्गत भारत के सभी दूरसंचार उपग्रह तथा मौसमी उपग्रह आते हैं। भारत के सभी दूरसंचार उपग्रह तथा मौसमी उपग्रह आते हैं भारत के सभी दूरसंचार उपग्रह तथा मौसमी उपग्रह आते हैं। यह प्रणाली भारत के भारत के अंतरिक्ष विभाग भारत के अंतरिक्ष विभाग दूरसंचार विभाग दूरसंचार विभाग दूरसंचार विभाग मौसम विभाग दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का संयुक्त उद्यम है। इसकी शुरुआत इस प्रणाली की शुरुआत 1983 में इनसेट 1B उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, इस प्रणाली का उपयोग दूरसंचार सेवाएं देने में, मौसम की जानकारी प्रदान करने में, इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करने में, इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करने में, मनोरंजन में, ई शिक्षा प्रदान करने में, ई चिकित्सा में, ई शिक्षा जैसे हम लोग आपस में क्या कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर शिक्षा दे पा रहा हूँ किसके माध्यम से, इस वक्त इंटरनेट के माध्यम से ही तो हो पा रहा है, इन्हीं दूरसंचार उपग्रहों के माध्यम से तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ई शिक्षा प्रदान करने में, ई चिकित्सा बहुत सारे डॉक्टर जो है वो आपके घर पे बैठे बैठे आपसे बात कर लेते हैं, आपको दवा लिख देते हैं, आपसे जानकारी ले लेते हैं, तो ये ई चिकित्सा हो गई। ठीक है, ई चिकित्सा में आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्यों में किया जाता है मतलब इस प्रणाली का उपयोग कहां कहां किया जा रहा है उसको मैंने आपको बताया है। ठीक है, में किया जाता है। तो बच्चों अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने सब चीजों को यहां पर बता दिया। ठीक है, बता दिया। अब बच्चों लेटेस्ट जो इस सीरीज में सैटेलाइट भेजे गए हैं उनमें से ये जीसैट 20 है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसको भी नोट कर लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारा दूरसंचार उपग्रह भेजा गया है वो कौन सा है, वो है आपका जीसैट 20, जिसका दूसरा नाम CMS-03 भी रखा गया है। तो जीसैट 20 को ही CMS-03 के नाम से जानते हैं। इसको जो है वो अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। ठीक है, तो इसको किससे भेजा गया, इसको भारत ने नहीं भेजा, बल्कि इसको अमेरिका के जो स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है, इलॉन मस्क की, याद है आपको, ठीक है, जानते हैं उन्हें, तो स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 नाम के रॉकेट से भेजा गया है जीसैट 20 को या CMS-03 को। और इसको ये जो सैटेलाइट है ये कब भेजा गया, 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, और इस प्रणाली में जो मौसमी उपग्रह भेजा गया है, ये तो दूरसंचार था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इनसेट सिस्टम में, ठीक है, कौन सा मौसमी उपग्रह है जो भेजा गया है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, मौसमी उपग्रह भेजा गया है हाल फिलहाल में, तो आप बताएंगे इनसेट 3DS। क्या नाम है बच्चों, इनसेट 3DS। तो भारत के इनसेट सिस्टम के अंतर्गत मौसमी उपग्रह जो भेजा गया उसका नाम इनसेट 3DS है। ठीक है, और ये भेजा गया है 17 फरवरी 2024 को। ये सब मत नोट करिएगा, बस इतना जितना मैं बता रहा हूं सब मत नोट करिएगा, बस इतना। कब भेजा गया, 17 फरवरी 2024 को GSLV। ठीक है, हमारे ये भारतीय रॉकेट है GSLV MK2, तो GSLV MK2 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, GSLV MK2 से लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए इनसेट जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें दूरसंचार उपग्रह कौन सा भेजा गया है, तो जीसैट 20, और इसके अंतर्गत मौसमी उपग्रह कौन सा भेजा गया है, तो इनसेट 3DS है। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये लेटेस्ट है, बिल्कुल करंट अफेयर के साथ अपडेट हो रहे हैं आप। ठीक है, लेटेस्ट है। हाँ महेंद्र दाल साहब, वो पृथ्वी की गति को मैच करते हैं, कल सब बताया है मैंने महेंद्र भाई। ठीक है, नोट हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, भारत की कौन सी कंपनी नहीं है मेरे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े, प्रज्ञा याज्ञिक। ठीक है, भारत की कोई कंपनी ने नहीं भेजा है, भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है भारत सरकार का, उसने भेजा है। चलो बच्चों,
नोट कर लिया? चलिए, तो नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब भैया ये 18 नवंबर को ही भेजा गया है। कुछ लोग बात जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जीसैट 20 मैंने बताया था, 18 नवंबर को बताया था। आप कंफ्यूज हो रहे हैं 20 और 18 नवंबर में। तो जीसैट 20 है, 18 नवंबर को भेजा गया। प्लीज नोट कर लें, ठीक है? चलिए, तो अब यहां पर बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूं आप लोगों को कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, ये जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, इधर देखिएगा, ठीक है? मैंने 3DS, ये इसका नाम है बच्चे, 3DS हो या 3DR हो, ठीक है? अगर 3D कहीं पर 3DR लिखा हो, 3DS लिखा हो, तो ये समझ लीजिएगा कि मौसमी उपग्रह है, मौसम की जानकारी देते हैं। तो यही मैंने बताया, मौसमी उपग्रह है, ठीक है? जबकि ये जीसैट वाला कैसा है? ये दूरसंचार उपग्रह है। ये सब बच्चे मैंने परसों की क्लासेस में सब बता रखा है, लेकिन चलो ठीक है। तो सारी चीजें अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और इसे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है। मजेदार क्या है? मतलब ऐसे क्वेश्चन सुनने के नहीं समझ में आ रहा है मुझे। कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहते हैं कि रिक्शे रिक्शे वाला स्कूल छोड़ने गया, क्या है? ऐसा तो नहीं होता, हंसी भी छूटती है, रोना भी आता है, क्या ये सारा का सारा जो ये सारी की सारी, तो ये सब, ठीक है, ये सब अगर, ठीक है, तो अब ये सारा का सारा जो ये सारी की सारी सैटेलाइट्स होते हैं, इन सैटेलाइट्स के अंदर क्या कौन से मैंने बताया बच्चों, चाहे वो दूरसंचार उपग्रह हो, ठीक है, दूरसंचार उपग्रह हो, चाहे वो मौसमी उपग्रह हो, ठीक है, मौसमी उपग्रह हो, चाहे वो नेविगेशन उपग्रह हो, यानी कि नौ परिवहन उपग्रह हो, ठीक है, किसी भी तरीके के जो उपग्रह नौ परिवहन उपग्रह हो, तो ये जितने भी उपग्रह होते हैं, चाहे दूरसंचार, मौसमी, नौ परिवहन, इन सारे उपग्रहों के अंदर एक मशीन लगाई जाती है, ठीक है, इस मशीन लगाई जाती है, और इस मशीन को बोलते हैं बच्चों ट्रांसपॉन्डर। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपॉन्डर कहा जाता है। इस मशीन का नाम क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर, ठीक है बच्चे? और ये जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि ठीक है, कि ये ट्रांसपॉन्डर जब पृथ्वी से कोई रेडियो तरंगे या रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, तो अंतरिक्ष में मौजूद ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर मशीन होती है, ये ट्रांसपॉन्डर मशीन उन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करती है, और उसको वापस जो है वो पृथ्वी के दूसरे क्षेत्र में, यानी दूसरे दूसरे जहां पर इसको भेजना है रेडियो तरंगों को, वहां पर भेज देती है। मान लीजिए यहां पर आपने मोबाइल फोन ऑन किया, मोबाइल फोन में आपने क्या किया? आपने नंबर डायल किया, नंबर जैसे आपने डायल किया, आपके मोबाइल फोन से रेडियो तरंगे निकलती हैं, निकलती हैं, निकलती हैं, जाती हैं दूरसंचार उपग्रह में। दूरसंचार उपग्रह में ट्रांसपॉन्डर मशीन लगी होती है। ट्रांसपॉन्डर मशीन इस सिग्नल को, रेडियो सिग्नल को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, वापस जो है जहां पर आप बात करना चाहते हैं वहां पर एग्जैक्टली इस रेडियो तरंगों को भेज देती है। फिर आप यहां से बात करते हैं, ये रेडियो सिग्नल होते हुए आपके फोन, दूसरे के फोन तक, जहां पर आप बात करना चाहते हैं वहां तक पहुंचता है, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे जो ये दूरसंचार उपग्रह होते हैं, इन सब के अंदर एक मशीन लगी होती है जो रेडियो तरंगों को क्या करती है? ग्रहण करती है, और फिर उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है, ठीक है? तो ऐसी मशीन को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसपॉन्डर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर अलग अलग आवृत्ति के होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, जैसे सी बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, ठीक है, सी बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, ठीक है, इसके अलावा एक्स बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, के ए बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है। ऐसे कई ट्रांसपॉन्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। कुछ जो है हमें हमें मोबाइल फोनी सेवा दे देते हैं, कुछ ट्रांसपॉन्डर ऐसे होते हैं जो इंटरनेट की सुविधाएं देते हैं, कुछ ट्रांसपॉन्डर जो है वो रेडियो टेलीविजन टेलीकास्ट में मदद करते हैं। तो मतलब अलग अलग ट्रांसपॉन्डर अलग अलग काम करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है? लेकिन ये ट्रांसपॉन्डर ही मशीनें होती हैं जो पृथ्वी से आने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव करती हैं और वापस उसको पृथ्वी पर भेजने का काम करती हैं। ट्रांसपॉन्डर मैंने क्या बताया, अलग अलग आवृत्ति के, अलग अलग नाम के होते हैं, और इनके अलग अलग काम हो सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि अलग अलग टाइप के ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। सी बैंड ट्रांसपॉन्डर, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर, एक्स बैंड ट्रांसपॉन्डर, के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर, के ए बैंड ट्रांसपॉन्डर, ये सारे ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं वो हम सैटेलाइट में भेजते हैं। एक सैटेलाइट में लगभग 10 से लेकर 70 ट्रांसपॉन्डर भेजे जा सकते हैं। एक सैटेलाइट में कितने ट्रांसपॉन्डर भेजे जा सकते हैं बच्चों? लगभग 10 से लेकर 70 ट्रांसपॉन्डर भेजे जा सकते हैं। अब ये 10 से मान लीजिए 50 ट्रांसपॉन्डर आप किसी सैटेलाइट में भेज रहे हैं, तो 50 में से हो सकता है कि 10 ट्रांसपॉन्डर आप सी बैंड वाले भेज दीजिए, 10 एस वाले भेज दीजिए, 10 एक्स वाले भेज दीजिए, 10 के यू वाले भेज दीजिए, 10 के ए वाले भेज दीजिए। ये कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 50 के 50 आप के यू वाले भेज दीजिए, 50 के 50 आप सी बैंड भेज दीजिए। मतलब डिपेंड करता है कि आप सैटेलाइट को कैसा यूज करना चाहते हैं, किस काम में यूज करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप ट्रांसपॉन्डर अलग अलग आवृत्ति के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्रांसपॉन्डर्स, ठीक है, रखते हैं। चाहे तो आप एक साथ एक ही प्रकार के रख सकते हैं, ठीक है, और चाहे आप तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपॉन्डर्स रख सकते हैं एक सैटेलाइट में। लेकिन एक सैटेलाइट में 10 से लेकर 70 ट्रांसपॉन्डर तक रखे जा सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज ट्रांसपॉन्डर? ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर हमारे दूरसंचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह, नौ परिवहन उपग्रहों में लगने वाली एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पृथ्वी से आने वाले रेडियो तरंगों को रिसीव करके वापस पृथ्वी पर भेजने का काम करती है, ठीक है? ये ट्रांसपॉन्डर के नाम से जानी जाती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसपॉन्डर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि आज जो है वो मान लीजिए न्यूज़पेपर अगर आपने 15 दिन पहले का अगर पढ़ा होगा तो लिखा जाता है कि उसमें लिखा रहता है कि आज भारत के इसरो ने जीसैट 20 लॉन्च किया, और उसके अंदर अपने साथ जो है वो के बैंड के 20 ट्रांसपॉन्डर वो लेकर गया। तो आपको ना समझ में आता, आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ते तो अगर वहां पे ट्रांसपॉन्डर लिखा होता तो आपको हो सकता है वो बात ना समझ में आती। लेकिन बेटा अब आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं, ये कहां लगाए जाते हैं? हमारे उपग्रहों में लगाए जाते हैं जो पृथ्वी से आने वाले रेडियो तरंगों को रिसीव करके वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। तो इसी वजह से तो अब अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता, आपको पता है ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं, ठीक है? तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा कि ट्रांसपॉन्डर वो मशीनें हैं जो हमारे इन उपग्रहों में लगाई जाती हैं, ठीक है? अब जल्दी से इसको 2 लाइन में नोट कर लीजिए कि एग्जैक्टली लिख लीजिए कि ट्रांसपॉन्डर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है? ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगों को
ग्रहण करता, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, उनको वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है, उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है, वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है, या विभिन्न आवृत्ति का, यह विभिन्न आवृत्ति के हो सकते हैं, यह विभिन्न आवृत्ति के हो सकते हैं, यह विभिन्न आवृत्ति के हो सकते हैं, जिन्हें सी बैंड, एस बैंड, जिन्हें सी बैंड, एस बैंड, एक्स बैंड, जिन्हें सी बैंड, एस बैंड, एक्स बैंड, केयू बैंड, के बैंड ट्रांसपॉन्डर के नाम से जाना जाता है। सी बैंड, एस बैंड, एक्स बैंड, केयू बैंड, के बैंड ट्रांसपॉन्डर के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दूरसंचार, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दूरसंचार, मौसमी तथा नौ परिवहन उपग्रहों में किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दूरसंचार, मौसमी तथा नौ परिवहन उपग्रहों में किया जाता है, किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों बना लीजिए इसको, ऐसे जैसे मैंने बनाया है, ऐसे जल्दी से बना लीजिए 2 मिनट में, ठीक है। बाकी लिखवा मैंने आप लोगों को दिया है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट में मुख्यतः ये नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट में जो है वो अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें मुख्यतः इसका यूज नहीं किया जाता है। कभी कभी कर सकते हैं, बट तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल बात क्लियर हो गई, स्पष्ट। फिर से वही बात कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे होते ये ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं। इसके अलावा इनसेट सिस्टम जो बताया बिल्कुल क्लियर है बच्चों। मजा आया इस चीज को जानकर? थैंक यू नेहा। सारे बैंड के यूज आप विकास आपको इससे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़िए, ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है, बहुत जिंदाबाद। और जब बच्चों में लिखवाया करूं तो कोशिश किया करो कि मैं एक एक चीज को 3-3 4-4 बार रिपीट करता हूं, लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर किसी किताब को खोल के नहीं लिखवा रहा हूं, किसी क्या कहते हैं नोट्स को देखकर नहीं लिखवा रहा हूं, यहां पर मैं अपने से क्रिएट करता हूं और डायरेक्ट लिखवाता हूं। समझ में आ रही बात? तो मुझे पूरा कहेंगे, पूरा लिखवाने के बाद आप कहोगे कि सब फिर से रिपीट कर दीजिए, तो फिर वो चीज वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए कि उसी वक्त काम करिए। आप चाय पीने चले जाते हो, फिर बाद में कह देते हो सर को तो हमने, मतलब समझ रहे हो ना, फिर से कह देंगे तो फिर कर देंगे, तो सर थोड़ा आप भी कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, एक बार में बैठकर नोट कर लिया कीजिए। अब बच्चों बात करेंगे सुदूर संवेदी उपग्रहों के बारे में, सुदूर संवेदी उपग्रहों के बारे में बात करेंगे, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, जो लोग चाय पानी पी रहे हो थोड़ा कंसंट्रेट कर लें। तो ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं बच्चे, यानी कि देखो सुदूर संवेदी उपग्रह, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे बच्चों तो इसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या कहा जाता है बच्चों? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब या सुदूर संवेदी उपग्रह का मतलब क्या होता है? सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, दूर से किसी चीज की संवेदना कर ली जाए, किसी चीज को महसूस कर लिया जाए या उसके आंकड़े इकट्ठा कर लिए जाए दूर से ही, बिना छुए हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन। जैसे मान लीजिए मैं आपकी एक फोटो खींचना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने अपना कैमरा निकाला, आपकी फोटो क्लिक कर ली, बिना आपको टच किए हुए आपका चित्र मेरे कैमरे में आ गया, तो मैंने बिना टच किए हुए दूर से आपका डेटा, आपका आंकड़ा मैंने एकत्रित कर लिया, मैंने उसे इकट्ठा कर लिया, तो इसे कहा जाएगा सुदूर संवेदन। आ रही बात समझ में? तो सुदूर, मैंने आंखों से आपको देख लिया, बिना टच किए आपके बारे में डेटा इकट्ठा कर लिया, जो आप लोग अक्सर करते होंगे, ठीक है, किसी को आंखों से ही देख डालते हैं, ठीक है, अरे पूरा हाँ ठीक ठाक, तो इस एग्जैक्टली ये भी सुदूर संवेदन है, ठीक है। तो अब ये चीज आंखों से देखना भी एक सुदूर संवेदन है, फोटोग्राफ खींचना भी सुदूर संवेदन है, ठीक है। तो इसी तरीके से सैटेलाइट क्या काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये इन सैटेलाइटों के कुछ सैटेलाइट होते हैं जिनके अंदर कैमरे लगे होते हैं। क्या लगा होता है बच्चों? कैमरा लगा होता है। और ये जो कैमरा होता है बच्चे, ठीक है, कैमरा लगा होता है, या एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रडार। क्या बोलते हैं बच्चों? रडार, ठीक है। रडार जो है वो रेडियो तरंगों, ये रेडियो तरंगें से निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रडार से क्या निकलती हैं बच्चों? रेडियो तरंगें निकलती हैं। ये रेडियो तरंगें क्या करती हैं कि सैटेलाइट से, ये सैटेलाइट है मान लीजिए, तो ये हमारी पृथ्वी है, तो इस रेडियो तरंगें यहां से निकलेंगी, ठीक है, पृथ्वी की सतह से टकराएंगी, टकराकर वापस जो है सैटेलाइट को जाएंगी। तो इनके आने और जाने, रेडियो तरंगों के आने और फिर उनके वापस जाने में लगे समय के आधार पर क्या होता है? चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो चित्र बना दिया जाता है जिससे कि हमें सतह के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो रडार एक ऐसी मशीन है जिसमें से रेडियो तरंगें निकलती हैं और उन रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या होता है? किसी एरिया का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का जो है चित्र बनाया जाता है या उसकी लोकेशन पता की जाती है। तो ऐसी मशीन को हम लोग रडार कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, सुदूर संवेदन उपग्रह होता है, उनमें कैमरे लगे होते हैं, रडार लगा होता है, ठीक है। और इसकी मदद से ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो है वो चित्र उतारते हैं, चित्र बनाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे आंकड़े जो है वो बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो बहुत सारे चित्र, बहुत सारे आंकड़े किसकी मदद से? कैमरे की मदद से, रडार की मदद से एकत्रित किए जाते हैं। और ये कैमरा और रडार कहां लगा होता है बच्चों? ये लगा होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी सुदूर संवेदी उपग्रहों के अंदर, ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रहों के अंदर। कुछ ऐसे और मशीनें होती हैं, जैसे एक मशीन होती है जिसका नाम है लिडार। क्या नाम होता है बच्चों? लिडार नाम होता है, ठीक है, लिडार, ठीक है। लिडार जो है इसमें क्या होती है? इसमें क्या होती है कि लेजर किरणें निकलती हैं, इसमें क्या होती है? लेजर तरंगें निकलती हैं। तो जैसे रेडियो तरंगें भेजकर हम किसी जगह के चित्र बनाते हैं, वैसे ही लिडार के माध्यम से हम लेजर तरंगें भेजकर जो है वो चित्र बनाने का काम करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये जो मशीनें होती हैं, फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे
बच्चों, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे धीमे, आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं, कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जिनमें कैमरा लगा होता है, रडार लगा होता है। रडार वो मशीन होती है जिनमें से रेडियो तरंगें निकलती हैं। लिडार लगा होता है जिसमें से लेजर तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों के माध्यम से हम किसी भी जमीन का चित्र उतार पाए, किसी भी समुद्र का चित्र उतार पाए, किसी पहाड़ का, किसी वायुमंडल में जो होने वाली घटनाएं, इसका चित्र उतार पाए, वहां के आंकड़े एकत्रित कर पाए। तो इस तरीके के जो उपग्रह होते हैं उन्हें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, या सुदूर संवेदन उपग्रह, या सुदूर संवेदी उपग्रह, या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी ऐसी इमेजेस तैयार करके हम बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं बच्चों, कहीं पर भी आपको लाइव एग्जांपल देखने का नहीं मौका मिलेगा किसी क्लास में। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ उदाहरण लेकर आया हूं कि कैसे कैसे जो है ये सुदूर संवेदन उपग्रह जो है कैसे कैसे चित्र निकालते हैं और हमें कैसे कैसे चीजें पता चलती हैं। देखिए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं बच्चों, ठीक है, तो आप लोगों के लिए। जैसे यहां पर ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए आप लोग बच्चों, ये जो है चित्र आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे एक उत्तराखंड का एक जिला कह सकते हैं, एक एरिया है जिसका नाम जोशीमठ है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 2023 में जोशीमठ में जो घर वगैरह हैं उनमें दरारें पड़ गई थी, सड़कों पे दरारें पड़ गई थी, घर गिर गए थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो है जोशीमठ जो है वो पहाड़ के ढलान पर मौजूद है। ये देखिए पहाड़ है और इस पहाड़ की ढलान पर ये एरिया, जोशीमठ वाला एरिया मौजूद है, और ये लगातार नीचे की तरफ खिसक रहा था। ये पूरा का पूरा जो शहर जो है, ये पूरा का पूरा शहर जो है लगातार नीचे की तरफ खिसक रहा था, और इसी वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ खिसक रहा था। वहां पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो सकता है, कुछ भूकंपी घटना रही हो, या हो सकता है वहां पर जो इंसान कुछ बना रहा हो, मतलब जैसे हम लोग कहीं पर वहां पे पुल बनाने लगते हैं तो उससे जो मशीनें चलती हैं उसकी वजह से जो है जो जोर पहाड़ पे पड़ता है, उसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जोशीमठ एरिया नीचे की तरफ आने लगा। इसी वजह से वहां पे जो है वो सड़कों पे दरारें आ गई, घरों पे दरारें आ गई, घर गिरने लगे। तो ये चीज हमें पता कैसे चली? ये पता चली हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से, सुदूर संवेदन या अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट की मदद से पता चला। जब ये इमेज तैयार की गई हमारे रडार के माध्यम से, जो कि हमारे सैटेलाइट के अंदर लगा है, तो जब ये चित्र रडार के माध्यम से लिया गया, ऐसा ही चित्र बनता है रडार के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये यहां पर मौजूद था, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि भैया आपदा जो है वो बहुत भयंकर है, और अगर हम इसको वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कोई भी काम वहां पर हो रहा है, अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा शहर नीचे आ जाएगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये कैसे पता चल रहा है? हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से चल रहा है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 2S की मदद से ये चित्र पाया गया। इसी तरीके से मैं बच्चों अभी हाल फिलहाल में घटना का और चित्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप सब इन सबको रियल में समझ सके कि कैसे होता है सारा काम। ठीक है, यहां पर कोई वैसे काम नहीं, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके एक चित्र में लेके आऊं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जैसे एक चित्र जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदन उपग्रह से ये लिया गया, ये जो है सिक्किम का चित्र है। सिक्किम के चित्र में ये आपको ब्लैक कलर का एरिया दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक झील थी। क्या थी बच्चों? एक झील थी, और इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, लेकिन किसी वजह से, कोई मानव हस्तक्षेप की वजह से या कोई प्राकृतिक वजह से ये झील जो है वो टूट गई, इसका जो बाउंड्री है वो टूट गई, और सारा पानी यहाँ, अब ये दूसरा चित्र है, ये नंबर 1 चित्र है और ये दूसरा चित्र है, ये यहाँ से निकलकर सारा पानी यहाँ से निकलकर इस पूरे एरिया में झील का पूरा पूरा पानी चारों तरफ फैल गया, और इसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ गई, और वहां पे कई लोग जो है हताहत हो गए, कई लोग इससे प्रभावित हो गए, पूरे कई गांव वहां पर डूब गए। तो पिछले साल ये घटना घटी थी 2023 में, पता लगा सिक्किम का में एक आकस्मिक बाढ़ आ गई थी, एक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो वो बाढ़ क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर एक लोनाक झील है, वो लोनाक झील की बाउंड्री टूट गई थी और पूरा पानी यहां पर बिखर गया था एक बार की, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया था, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो ये कैसे पता चला? पहले हमने चित्र लिया, पहले का चित्र हमने देखा, और फिर दोबारा हमने जब चित्र लिया अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से, तो ये घटना हमें देखने को मिली। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब की। अभी एक घटना और लेकर आया हूं आपके सामने। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर केरला में, ठीक है, केरला में जो है वो लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है, भूस्खलन हो गया था और कई 100 लोगों की जान चली गई थी। ये सब बहुत चर्चा में था, अगर पढ़े होगे, सुने होगे। ठीक है, तो एक पौधा, तो ये क्या था कि यहां पर एरिया नॉर्मल, ये ओल्ड लैंडस्लाइड एरिया था, ठीक है, ओल्ड लैंडस्लाइड एरिया था, और फिर उसके बाद जब चित्र देखा गया तो ये पता चला कि बहुत बड़ा एरिया टूटकर जो है वो पहाड़ से नीचे की तरफ आ गया, बहुत बड़ा एरिया टूटकर पहाड़ से नीचे की तरफ आ गया, और फिर इसके रास्ते में जितने गांव वगैरह थे वो सब जो है वो बह गए इस लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से, और कई 100 लोगों की जान चली गई थी। तो इस दुर्घटना का पता कैसे चला? ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से, सुदूर संवेदन उपग्रह की मदद से पॉसिबल हो पाया। फिर उसके बाद आपको एक और दिखाता हूं, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ये आपदा में ही काम आती है, बल्कि ये आपके और भी चीजों में आती है। जैसे अभी राम मंदिर का मेरे प्यारे बच्चों प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो राम मंदिर ऊपर से कैसा दिखाई पड़ता है, इसको भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह ने ऊपर से इसका चित्र लिया, और फिर इसका चित्र देखिए यहां पर दर्शाया गया कि ऊपर से जो है राम मंदिर जो है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसका एरिया कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके, अभी जैसे कुंभ होने वाला है, प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, तो अब कुंभ में करोड़ों लोग आएंगे। अब करोड़ों लोग आएंगे तो वो कहां से ठहरे हुए हैं, कहां पे ज्यादा भीड़ है, कहां पे कम भीड़ है, कहां पर किस भीड़ को कहां पर भेजा जाए जिससे कि वहां पर कोई दुर्घटना ना घटे, तो ये सब मैनेज कैसे किया जाएगा? सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा मैनेज किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सब जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अभी आप लोगों ने सुना होगा गलवान चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, वो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है गलवान एरिया कहलाता है। बहुत ज्यादा चर्चा में था कि चाइना ने जो है अपने जो है वहां पर हमारी जगह थी वो डिस्प्यूटेड जगह थी, और वहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया, चाइना ने वहां पे घर बना लिया, चाइना ने वहां पर पोस्ट बना ली, ऐसा खूब चर्चा में आया था। गलवान रिवर वैली, वहां पर इंडिया और चाइना के सैनिकों की भिड़ंत भी हुई थी। तो वही ये चित्र दिखाता है कि पहले गलवान का एरिया ऐसा था, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, यहाँ पर ना भारतीय कोई पोस्ट है ना कोई क्या कहते हैं चाइना की पोस्ट है। लेकिन जब दूसरे सैटेलाइट में अभी हाल फिलहाल दूसरे सैटेलाइट से देखा गया तो चाइना ने एक बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर लिया है। ये देखिए उनकी कॉलोनी बनी हुई है, उनकी पोस्ट बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्रक दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सैनिक जो है टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तब पता चला भारत को, अरे यार यहाँ पे तो चाइना ने कब्जा कर लिया, चाइना ने घर बना लिया, चाइना जो है वो पोस्ट बना लिया, यहाँ पे उसके सैनिक टहलते, उसके ट्रकें टहलती हुई दिखी। तब फिर उसके बाद भारत ने जो है उस पर कार्रवाई शुरू करी। तो मतलब यह है कि अगर हमें अपने बॉर्डर को भी देखना है तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह या सुदूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग करते हैं। होप मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे लेटेस्ट उदाहरण को बताने के बाद मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह हैं ये कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। मतलब हर क्षेत्र में इनका उपयोग हो जाता है, चाहे वो आपदा प्रबंधन में, आपदा बचाव कार्यों में, चाहे वो
आप बात करें कहीं पर आपको कोई चीज बनानी है, कहीं से सड़क गुजारनी है, ठीक है, तो चाहे वो शहरी विकास के कार्यों में, चाहे ग्रामीण विकास के कार्यों में, चाहे वो कृषि क्षेत्र में कि कितना चीजें बोई गई हैं, कितना उगने वाला है, इसके अलावा चाहे वो मेला मैनेजमेंट में, चाहे वो अगर बात करें तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इसका उपयोग नहीं हो सकता है। और ये क्या करता है, ये चित्र लेता है, ये आंकड़े इकट्ठा करता है, किसके माध्यम से करता है, विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं। उपकरण कौन से लगे होते हैं, कैमरा उपकरण होता है, रडार उपकरण होता है, लिडार उपकरण होता है, इनके माध्यम से ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कोई अगर चुपचाप सिर्फ सुन रहा होगा तो उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इधर उधर में लगे हैं, टाइपिंग करने में लगे हैं, उनका अलग जीवन है, वो अलग लोग हैं, वो दुनिया के अलग जगहों से आए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप कंसंट्रेट करके, मैंने कल बोला था ना कि अगर आप सिर्फ सामान्य बुद्धि के भी होंगे और सिर्फ बातें मेरी सुन रहे होंगे, मैं एक एक चीज को 4-4 5-5 बार ऐसा रिपीट करने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने लाइव उदाहरण आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कलम चलाइए, जल्दी से कलम चलाइए, ठीक है, चलिए लिख लीजिए बच्चों। सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह उपग्रहों के वह प्रकार हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह उपग्रहों के वह प्रकार हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह उपग्रहों के वह प्रकार हैं जो पृथ्वी के ऊपर घूमते हुए, पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए, पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए, पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए विभिन्न पृथ्वी की सतह, समुद्र, वायुमंडल, पृथ्वी की सतह, समुद्र, वायुमंडल का चित्र लेते हैं तथा आंकड़े एकत्रित करते हैं, चित्र लेते हैं तथा आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिनका उपयोग, आंकड़े एकत्रित करते हैं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कृषि पैदावार आकलन में, कृषि क्षेत्र में, कृषि पैदावार आकलन में, कृषि क्षेत्र में, कृषि पैदावार आकलन में, यानी कितनी कृषि होने वाली है, कितना जो है वो उपज होने वाली है, इसका आकलन करने में, ठीक है, आपदा प्रबंधन तथा बचाव कार्यों में, आपदा प्रबंधन एवं बचाव कार्यों में, आपदा प्रबंधन तथा बचाव कार्यों में, शहरी तथा ग्रामीण विकास 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 कार्यों में, जल संसाधनों का, जल संसाधनों तथा भूजल के आंकड़े इकट्ठा करने में, जल संसाधनों तथा भूजल के आंकड़े इकट्ठा करने में, जल संसाधनों तथा भूजल के आंकड़े इकट्ठा करने में या एकत्र करने में, वनों, वनों का अध्ययन करने में या वनों के आंकड़े इकट्ठा करने में, वनों के आंकड़े इकट्ठा करने में, यानी जंगल, वन, वनों के आंकड़े इकट्ठा करने में, वायुमंडलीय अध्ययन में, वायुमंडलीय अध्ययन में, वायुमंडलीय अध्ययन में, वायुमंडलीय अध्ययन में, बॉर्डर की, बॉर्डर की सुरक्षा में, बॉर्डर की सुरक्षा में, बॉर्डर की सुरक्षा में, बॉर्डर की सुरक्षा में, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में, समुद्रों का अध्ययन करने में, समुद्रों का अध्ययन करने में तथा समुद्र, समुद्र के आंकड़े एकत्रित करने में तथा समुद्र संबंधी आंकड़े एकत्रित करने में तथा समुद्र संबंधी आंकड़े एकत्रित करने में, इत्यादि में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रहों को, सुदूर संवेदी उपग्रहों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रहों को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहा जाता है।
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहा जाता है, जिसके अंदर जिसमें जिसमें इस तरह से लिखिएगा, जिसमें कैमरा कैमरा रडार लिडार कैमरा रडार लिडार जैसे उपकरण लगे होते हैं, जैसे उपकरण लगे होते हैं, जैसे उपकरण लगे होते हैं तथा इनके माध्यम से चित्र एवं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, चित्र एवं जिनके माध्यम से चित्र एवं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है जी मैडम जी, सुप्रिया गौतम जी, ठीक है जी मैम जी, आपके हुक्म का हम पालन करेंगे। ठीक, सुप्रिया गौतम कह रही है सर थोड़ा फास्ट लिखा हो। अरे भैया आप फास्ट हो सकती हैं, मेरे सारे बच्चे इतने फास्ट नहीं है ना, क्या करें। ठीक है, अब आप तो आईएएस बनी चुकी हैं, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को भी तो आईएएस बनाना है, हजारों बच्चे हैं, सबको साथ में लेना है, सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम भी उन्हीं की उस पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास, कमजोर वालों को छोड़ दें। ठीक है, सिर्फ आपको लेकर चलें, लेकिन हुक्म का पालन करेंगे आपका। ठीक है, मतलब ऐसा हुक्म दिया जाता है कि जैसे लगता है कि करोगे नहीं, तुमको खरीदा है मैंने अभी कुछ महीने पहले 12,000 रुपए लिखवाता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि के हिसाब से काम नहीं होगा ना। चलिए, तो तो ये हो गया बच्चों। चलिए, तो अब यहाँ पर ये नोट कर लिया था, ये सारी चीजें नोट कर ली थी बच्चों। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। अब देखो बच्चे, अब इंडिया में रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, यानी जो सुदूर संवेदन उपग्रह है, ध्यान से देखिएगा, जो सुदूर संवेदन उपग्रहों की एक, जैसे हम लोगों ने देखी थी ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखिएगा, ठीक है, यहां पर देखिएगा कि बच्चों बहुत अच्छे से देखिएगा कि इस दुनिया में वो ये जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, मौसमी उपग्रह और साथ ही साथ दूरसंचार उपग्रह। तो मौसमी उपग्रह और दूरसंचार उपग्रहों का एक ज्वाइंट नेटवर्क था, जिसे इनसेट कहते थे, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया लिखाया सब पढ़ाया। उसी तरीके से भारत में सुदूर संवेदी उपग्रहों की एक प्रणाली है, ठीक है, उपग्रहों की प्रणाली है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, या इंडियन उसे बोला जाता है भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। ठीक है, या इसे बोलते हैं आईआरएस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? आईआरएस सिस्टम। आईआरएस सिस्टम यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों? इंडियन, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। क्या बोला जाता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। तो होता है, इसमें बहुत सारे उपग्रह आते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंतर्गत जो है बहुत तरीके के उपग्रह, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्टोसैट उपग्रह जो होते हैं, जितने भी कार्टोसैट उपग्रह हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर रीसैट नाम के उपग्रह आते हैं, इसके अंदर जो है वो ओशन सैट उपग्रह आते हैं, इसके अंदर जो है वो आपके जो है वो हाइसिस नाम के उपग्रह आते हैं, इसके अंदर आईआरएस नाम के उपग्रह आते हैं, इसके अंदर यूएस नाम के उपग्रह आते हैं। तो ये जितने भी उपग्रह भारत ने भेजे हैं, इसरो ने भेजे हैं, कार्टोसैट, रीसैट, ओशन सैट, हाइसिस, आईआरएस, यूएस, ये जितने भी उपग्रह भेजे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सब आईआरएस सिस्टम के भाग हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम के भाग हैं, या भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रहों प्रणाली के भाग हैं। अब इसका जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, यानी भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली की जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, या कंट्रोलिंग बॉडी होती है, वो होती है भारत का अंतरिक्ष विभाग। तो भारतीय जो अंतरिक्ष विभाग है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग, वो इसकी कंट्रोलिंग बॉडी होती है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग जो होती है इसकी कंट्रोलिंग बॉडी होती है, यानी सारा डेटा जो इन सबसे मिलता है वो भारतीय अंतरिक्ष विभाग के पास जाता है, और फिर भारतीय अंतरिक्ष विभाग जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उसको ये डेटा प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए कृषि सारा डेटा, मान लीजिए कृषि क्षेत्र की तस्वीरें आ गई, अब ये तस्वीरें भारतीय अंतरिक्ष विभाग के पास चली जाएंगी, और भारतीय अंतरिक्ष विभाग जैसे कृषि विभाग मांगेगा कि हमें इस डेटा की जरूरत है, तो अंतरिक्ष विभाग कृषि विभाग को दे देगा। अगर मान लीजिए किसी भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जरूरत है, तो उसको डेटा उसको दे देगा। तो मतलब यह सारा डेटा कहां जाता है? सारा डेटा कहां जाता है? नोडल सेंटर इसका कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष विभाग। फिर जिस विभाग को इस डेटा की जरूरत होती है, आंकड़ों की जरूरत होती है, वो विभाग जाकर उस डेटा को ले लेता है। ठीक है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, नोडल एजेंसी है वो यही है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के का एक जो पूरा नेटवर्क है, ठीक है, ये पूरा जो नेटवर्क है उसमें विभिन्न प्रकार के उपग्रह भेजे गए हैं, भारत ने भेजे हैं, और इस नेटवर्क को, इस प्रणाली को भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली बोलते हैं, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भारत का अंतरिक्ष विभाग है। ठीक है, और ये जो आईआरएस सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, ये आईआरएस सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1988 से, 1988 से शुरुआत हुई थी, जब इस सीरीज का पहला सैटेलाइट भेजा गया था, नाम था IRS-1A। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो आईआरएस सिस्टम की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1988 से। इस सीरीज में, इस श्रृंखला में जो सबसे पहला सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम था IRS-1A। ठीक है, IRS-1A। और अभी जो लेटेस्ट जो सैटेलाइट इस सीरीज में भेजा गया है, जानते हो लेटेस्ट सैटेलाइट जो इस सीरीज में भेजा गया है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, EOS-08। क्या नाम है? EOS-08। तो पहला सैटेलाइट 1988 में भेजा गया, IRS-1A नाम था, और अभी लेटेस्ट जो सैटेलाइट भेजा गया EOS-08 है, जिसको भेजा गया है 16 अगस्त 2024 को, 16 अगस्त 2024 को ये भेजा गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट देखिए बच्चों, सारा पूरा का पूरा आपको बेसिक से लेकर साथ ही साथ सारा टेक्निकल, और उसके साथ ही साथ करंट के साथ भी मैं अपडेट कर दे रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें। तो अभी लेटेस्ट EOS-08 भेजा गया, 16 अगस्त 2024 को भेजा गया। तो होप मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में सुदूर संवेदी उपग्रहों की प्रणाली कौन सी है। ठीक है, सारी बात समझ में? तो जल्दी से एक लाइन में लिख लीजिएगा, एक लाइन में लिख लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों, लिखेगा सुदूर संवेदी उपग्रहों की प्रणाली जो भारत में सुदूर संवेदी उपग्रहों की प्रणाली जो भारत में सेवाएं दे रही है
उसे भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, उसे भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम या आईआरएस के नाम से जाना जाता है। भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम या आईआरएस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आईआरएस, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम आईआरएस के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसका उपयोग भारत में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसका उपयोग भारत में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में इसकी शुरुआत 1988 में IRS-1A उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। इसकी शुरुआत 1988 में IRS-1A उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। इस प्रणाली की नोडल एजेंसी भारत का अंतरिक्ष विभाग है। भारत का अंतरिक्ष विभाग है। और ये मेंशन कर लीजिएगा, अभी लेटेस्ट यानी कि अभी हाल में सबसे जो इसका लेटेस्ट सैटेलाइट भेजा गया इस सीरीज का, श्रृंखला का, वो कौन सा है? EOS-08 16 अगस्त 2024 को 16 अगस्त 2024 को भेजा है। देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसरो रीशेड्यूल लॉन्च, मतलब ये जब रीशेड्यूल किया गया था तब का है। पहले इसको लॉन्च पहले किया जाने वाला था, बाद में जो है वो इसको 16 अगस्त को लॉन्च किया गया। तो लेटेस्ट इसको लॉन्च किया गया 16 अगस्त 2024 को। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों नोट भी कर लिया होगा, बिल्कुल क्लियर बच्चों? 100% आनंद आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं है? सारी चीजें देखो कितनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। ज्यादा लगाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता, जान लो। यूपीएससी में ज्यादा जो दिमाग लगाता है ना, ठीक है, कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश करता है, उसका भी नहीं होता, और जो कम लगाता है उसका तो फिर छोड़ी दो बात। तो इसमें हमें क्या करना है? अपना काम निकालना है यूपीएससी में। ठीक है, जितना हमारे सिलेबस में दिया है, जितना हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उन पर यकीन करिए, सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, टीचर पर यकीन करिए और अपना उतनी मेहनत कर डालिए, हर सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कम दिमाग लगाएंगे, दोनों कंडीशन में नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें करते रहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। ठीक है, अरे बच्चे आपको डेली क्लास नोट्स भी दे रहे हैं नम्रता, साथ ही साथ लिखवा भी रहे हैं, प्रिंटेड भी मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, और क्या चाहते हो? कितना पढ़ना चाहते हो? बहुत है, इतना इतना कर लोगे, गंगा नहा लोगे। ठीक है, यहाँ पे गंगा नहाने का मतलब यूपीएससी निकालना है। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे, ये सारी चीजें अभी याद करनी है, फिर रिपीट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, बहुत काम है अभी। ठीक है, तो करते रहिए। चलिए, तो बढ़िया सारे काम। अब देखो बच्चों, एक सैटेलाइट होता है जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि कुछ सैटेलाइट होते हैं जो क्या करते हैं कि आपकी, चाहे वो कार है, ध्यान से देखिएगा, चाहे वो कार है, चाहे वो जहाज है, ठीक है, चाहे हमारे इंडिविजुअल हमारा फोन है, ठीक है, लगातार उसके संपर्क में रहते हैं और उसे दशा और दिशा निर्देशित करते हैं। दशा और दिशा का मतलब ये कि तुम कहां मौजूद हो, कहां जाना चाहते हो, किस रास्ते से जाओगे तो भीड़ कम मिलेगी, किस रास्ते से पहुंचोगे तो तुम्हें समय कम लगेगा, ये सारी चीजें बताते हैं। ऐसे जो उपग्रह होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग नौ परिवहन उपग्रहों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऐसे उपग्रहों को नौ परिवहन उपग्रहों के नाम से जानते हैं। तो नौ परिवहन उपग्रह, या उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नेविगेशन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट या नेविगेशन उपग्रह, किसी भी नाम से आप जान सकते हो। तो ये नौ परिवहन उपग्रह या नेविगेशन उपग्रह क्या करते हैं? जो आपकी या आपके कार की या आपके हवाई जहाज की या आपके पानी के जहाज की, हाँ सर पानी का जहाज भी, सबको निर्देशित करते हैं, आपकी दशा और दिशा बताते हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, कहां जाना है, कैसे पहुंचना है, इन सबको बताने का कार्य करते हैं। ऐसे उपग्रहों को नौ परिवहन उपग्रह या नेविगेशन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये नेविगेशन उपग्रह जो है वो पूरी दुनिया में जो सबसे एडवांस नेविगेशन उपग्रह, आप लोग भी फोन में खोल लेते हैं ना, फोन, अच्छा मैं इस वक्त हमें जाना है, बाजार जाना है, तो आपने तुरंत जो है उसको क्या कर दिया कि आपने तुरंत जो है वो लगा दिया। ठीक है, अरे भैया हैप्पी बर्थडे नेहा मत करो, नेहा काम नहीं आएंगी। ठीक है बच्चे, इमोशनल मत हो, ये सब मोह माया है। हैप्पी बर्थडे यहाँ पे मत मनाओ, हैप्पी बर्थडे मनाना है नेहा के घर चले जाओ, जो तुमको बुलाएंगी नहीं, तुम जा ना पाओगे, फालतू कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नेहा दीदी का बर्थडे है, नेहा दीदी को बहुत बहुत मुबारक। नेहा आपकी उम्र हो, ठीक है, उम्र हो 1000 साल और दिन हो 1 सालों में 50,000। मेरी दुआएं, हम सबकी दुआएं हैं, लेकिन यहाँ हैप्पी बर्थडे मत मनाओ। नेहा से पूछ लो घर आ जाए तो पता किसी को नहीं बुलाएंगी, वरना तुम उनके चक्कर में पड़ो। नेहा जो है बस मुबारकबाद खुद ही को कर बुलंदित करो, अपने आप को चमकाओ। प्रार्थना पढ़ते थे ना, प्रार्थना की शक्ति देना कि नहीं बनेगा, करनी पड़ेगी। किसी को बर्थडे है, इधर में पढ़ लिख लो बच्चे, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों के बर्थडे से पहले खुद का बर्थडे। नेविगेशन उपग्रह, ठीक है, तो नेविगेशन उपग्रह। अब यहाँ पर कोई अब बर्थडे नहीं मनाएगा, ना कोई बताएगा आज मेरा बर्थडे है, समझ लो। अगर किसी ने बताया यहाँ पर कि मेरा आज बर्थडे या किसी ने बर्थडे मनाया तो समझ लेना इस बार, ठीक है, दुआएं नहीं होंगी। फिर ऐसी बात सुन जाएगी बर्थडे खराब हो जाएगा, इसी बातें सुना दूंगा। तो अब यहाँ पर
यहाँ पर मैंने क्या बताया, पूरा सीक्वेंस ही खराब कर देते हो यार तुम लोग। तो मैंने बताया कि ऐसे उपग्रह जो आपको आपकी दशा और दिशा बताते हैं उसे हम लोग नेविगेशन उपग्रह बोलते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, नेविगेशन उपग्रह कहते हैं। नौ परिवहन उपग्रह बोलते हैं। ऐसे नौ परिवहन उपग्रह जो हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो जीपीएस यूज करते हैं। या कौन यूज करते हैं बच्चों? जीपीएस यूज करते हैं। और जीपीएस जो हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, बल्कि जो जीपीएस हम लोग बच्चों यूज कर रहे हैं, ये जीपीएस यूज कर रहे हैं, ये अमेरिका का है। तो विभिन्न प्रकार के नौ परिवहन उपग्रहों की प्रणाली पूरी दुनिया में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जीपीएस जो है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीपीएस जिसे हम लोग इस वक्त यूज कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, बल्कि किसका है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका का जो ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो अमेरिका का यूज करते हैं, जिसका नाम जीपीएस है। उसका दूसरा नाम नेवस्टार भी है। क्या नाम है? नेवस्टार। ठीक है, इसी तरीके से रशिया का भी है, ठीक है, रशिया का भी है, लेकिन हम लोग रशिया का नहीं यूज करते, ठीक है, वो सॉरी, रशिया का भी है जिसको हम लोग अभी नहीं यूज करते, लेकिन कर सकते हैं पूरी दुनिया में। उसका नाम ग्लोनास है। ये किसका है? रूस का है, ठीक है, रूस का है। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ का भी है, ठीक है, किसका है मेरे प्यारे बच्चों? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का जो नेविगेशन उपग्रह है या नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है उसे गैलीलियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैलीलियो। इसी तरह से चाइना का भी है, चाइना का जो है वो बीडू, ठीक है, चीन का क्या है? बीडू है। और अब इसी बीडू का नाम बदल करके कंपास हो गया है। क्या हो गया बच्चों? कंपास। तो चाइना का क्या है? चीन का क्या है? कंपास, या उसे बीडू कहते हैं। इसी तरीके से भारत अपना डेवलप कर रहा है, भारत अपना डेवलप कर रहा है, जिसका नाम इरनस है, या इसको नाविक के नाम से भी जानते हैं, इरनस या नाविक के नाम से। ये किसका है मेरे प्यारे बच्चों? भारत का है। सबका आपको याद होना चाहिए किसका किसका नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। हम लोग जिसका भी यूज करते हैं वो जीपीएस, वो अमेरिका का है, ठीक है। जब हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा नाविक या इरनस, तो फिर हम इसको यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका अलग अलग है। यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास, चीन का कंपास, और इसी तरीके से जापान का, ठीक है, जापान का है QZSS। क्या नाम है? QZSS, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों? कि जीपीएस है, गैलीलियो है। पेन रोक दीजिएगा, पेन बिल्कुल रोक दीजिएगा, बिल्कुल ठहर दीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ये बात किसी को नहीं समझ में आती जल्दी। अमेरिका का जीपीएस है, यूरोपीय संघ का गैलीलियो है, रूस का ग्लोनास है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, चीन का कंपास है। ये जो चारों हैं, ये वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक सेवाएं देते हैं। वैश्विक सेवाएं देने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएंगे आप, ठीक है, ये पूरे ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये हो जाता है दुनिया में कहीं पर भी चले जाएंगे आप, अमेरिका के जीपीएस का, यूरोपीय संघ के गैलीलियो का, रूस के ग्लोनास का, चीन के कंपास का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अपनी सेवाएं पूरी दुनिया में दे सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, इनके उपग्रह की मदद से आप जो है नेविगेट कर सकते हो, अपना रास्ता पता कर सकते हो, आप कहीं पहुंच सकते हो। तो इनकी सेवाएं वैश्विक स्तर पर हैं, वैश्विक सेवाएं हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओगे वहां पर इनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। लेकिन भारत का इरनस जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे नाविक के नाम से जाना जाता है, या जापान का QZSS, ये वैश्विक नहीं है, ठीक है, ये क्षेत्रीय है, ठीक है, रीजनल है, क्षेत्रीय है, यानी एक क्षेत्र में ही इसका उपयोग कर सकते हो, यानी भारत के आसपास ही इसका उपयोग कर सकते हो, जापान के आसपास ही इसका उपयोग कर सकते हो। अगर रास्ता देखना है, रास्ता ढूंढना है, कहीं पहुंचना है, तो सिर्फ जापान के आसपास या भारत के आसपास, यानी अगर भारत के इरनस का आप उपयोग करेंगे या जापान के QZSS का उपयोग करेंगे, तो ये आप पूरी दुनिया में हर जगह जाकर इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो है भारत के आसपास या जापान के आसपास ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी सेवाएं क्षेत्रीय हैं और ये चारों की जो सेवाएं हैं वो वैश्विक हैं, ठीक है, वैश्विक हैं। तो वो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी कंट्री का कौन कौन सा ये नेविगेशन नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली है, किसकी सेवाएं वैश्विक स्तर पर है, किसकी सेवाएं क्षेत्रीय स्तर पर है, ठीक है बच्चों। तो डिटेल में हम लोग इंडिया वाला पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से 2 लाइन में नोट कर लीजिए कि ऐसे उपग्रह प्रणाली, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों कि ऐसी उपग्रह प्रणाली, ऐसी उपग्रह प्रणाली, ऐसी उपग्रह प्रणाली जो 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 स्थान आधारित सेवाएं प्रदान करने में, ऐसी उपग्रह प्रणाली जो स्थान आधारित सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है, स्थान आधारित सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। नौ परिवहन, नौ परिवहन, नौ परिवहन तथा दशा तथा दिशा, दशा तथा दिशा निर्धारित करने में, दशा तथा दिशा निर्धारित करने में उपयोग में लाई जाती है, दशा तथा दिशा निर्धारित करने में उपयोग में लाई जाती है। नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली अथवा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहलाती है। नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली तथा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहलाती है। नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली अथवा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहलाती है। पैराग्राफ चेंज। विश्व स्तर पर 4 नौ परिवहन उपग्रह प्रणालियां हैं। विश्व स्तर पर 4 नौ परिवहन उपग्रह प्रणालियां हैं। फिर इन चारों का नाम लिख लीजिए, अमेरिका का जीपीएस, यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास और चीन का कंपास, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? फिर आगे लिख लीजिए, तथा क्षेत्रीय स्तर पर 9 परिवहन प्रणालियां भारत की इरनस और जापान की QZSS हैं, और जापान की QZSS हैं, QZSS हैं, ठीक है। तो ये पूरे विश्व में आपको सेवाएं दे दी, कहीं पर भी आपका जहाज फंसे, आप फंसे, आप इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भारत में यूज करना है, आसपास यूज करना है, तो आप इरनस का यूज कर सकते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर नहीं। जापान में के आसपास QZSS का यूज कर सकते हैं, परंतु विश्व स्तर पर नहीं, ठीक है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, सब जगह किया जाता है, ज्योग्राफिकल सर्वे में मोनिका गौतम, हर चीज में अभी आपको इसका सब उपयोग बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ठीक है,
अब इसमें इसका जो आपका नेविगेशन उपग्रह प्रणाली होती है बच्चों, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली होती है, इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों का उपयोग किया जाता है परिवहन करने में, ठीक है, परिवहन करने में, यानी कि स्थल पर परिवहन करने पर, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, समुद्र में परिवहन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर इनका उपयोग कर सकते हैं। स्थान आधारित सेवाएं देने पर, स्थान आधारित सेवाएं का मतलब यह है कि कहीं पर अगर स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई आपको सेवाएं देनी है तो वहां पर आप इन नौ परिवहन उपग्रह प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत गतिशीलता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर व्यक्तिगत रूप में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता हूं, वहां पर इसका उपयोग कर सकता हूं। संसाधन निगरानी, कोई भी रिसोर्स है किसी पर्टिकुलर जगह पर, मान लीजिए कि आपका एक फैक्ट्री लगी हुई है तो उसकी निगरानी करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। संसाधन निगरानी में, सर्वेक्षण, सर्वे करने में, ठीक है, सर्वे करने में, किसी भी जगह का सर्वे करने में, कुछ जगह का सर्वेक्षण करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। समय प्रसार, मतलब ये जो आपके फोन में टाइमिंग आती है मेरे प्यारे बच्चों, फोन में टाइमिंग, लैपटॉप पे जो एक्जैक्ट टाइमिंग आती है ना, आपकी टाइमिंग आपके दोस्त के मोबाइल की टाइमिंग सेम होती है, तो ये भी आपके नौ परिवहन उपग्रहों के कारण ही एक्जैक्ट टाइम आपको पता चल पाता है। तो समय प्रसार में, और साथ ही साथ जीवन की सुरक्षा संबंधित चेतावनी, कभी आप किसी लोकेशन पर मौजूद हैं, आप खो गए, आपका पता कैसे किया जाए, तो पता लगा जीपीएस के माध्यम से ही पता किया जाता है कि ये इंसान लास्ट लोकेशन इसकी यहां पर दिखाई पड़ रही थी, जहां पर ये इसका लास्ट लोकेशन यहां पर थी, पता होता है ना कि पता ये चला कि इनकी लास्ट लोकेशन यहां पर थी। तो जीवन सुरक्षा संबंधी चेतावनी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपग्रह प्रणाली है जिसका नाम इरनस कहा गया है, या जिसका नाम जीपीएस के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को कैसे रॉकेट, कौन से रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, उनकी मदद से कैसे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है उसको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आज जो आपने पढ़ा है, आपने जो लिखा है,